हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की रिवीजन। क्वेश्चन लिखो, जरा ध्यान से करना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखो, इन एन इलेक्शन क्वेश्चन है भाई, बोलो नहीं प्लीज। इन एन इलेक्शन देयर आर four candidates and four are to be elected. ठीक है। a voter may vote for any number of candidates comma not greater than the number to be elected. Full stop. If a voter vote for at least one candidate, then find the number of ways in which he can vote. क्वेश्चन ये है, लगाओ दिमाग। यार 4 नहीं, यहां पर 10 है। ठीक है भाई, करो सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो, कितने बच्चों का हुआ ये? किसी का भी नहीं हुआ। चलो भाई कोई बात नहीं। अब मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है क्या कह रहे हैं। इन एन इलेक्शन देयर आर 10 कैंडिडेट्स, कितने हैं? 10, एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। भाई 10 कैंडिडेट है, मुझे चूज कितने करने हैं यार? सबको समझ में आ गया है ना भाई? 10 में से मुझे 4 चूज करने हैं। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती, हाउ मेनी वेज वी कैन इलेक्ट, तो आंसर क्या होता? 10C4, है ना। अब आगे चलते हैं। अ वोटर मे वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एक वोटर जितने मर्जी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। जैसे मैं एक वोटर हूं, मेरे पास 10 कैंडिडेट हैं, मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं और मैं जितने मर्जी कैंडिडेट को वोट कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलो। नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, इसका मतलब क्या है? भाई मैं जितने मर्जी वोट कर सकता हूं, लेकिन मैं 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं यार? 4 ही तो करने हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे चलो। इफ अ वोटर वोट फॉर एटलीस्ट वन कैंडिडेट, यदि हर एक वोटर कम से कम एक कैंडिडेट के लिए वोट करता है, कम से कम एक के लिए तो करेगा। यदि कोई वोटर कम से कम एक कैंडिडेट के लिए वोट करता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। मुझे क्या निकालना है कि वो कितने तरीके से वोट कर सकता है। मैं वोटर हूं, मेरे सामने 10 क्या है? कैंडिडेट है। मुझे सिलेक्ट मतलब 10 कैंडिडेट है और इलेक्ट कितने होंगे? 4। और जो एक वोटर है वो जितने मर्जी वोट कर सकता है, लेकिन जितने इलेक्ट करने हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और एक वोटर को कम से कम एक तो करना ही करना है। तो अब मुझे बताना है कि वो वोटर कितने तरीकों से क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। तो बेटा लिखना नंबर ऑफ वेज, जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ वेज इन विच वोटर में वोट। चलो, नंबर ऑफ वेज इन विच वोटर में वोट। अब हो सकता है वो वोटर
एक बंदे को सिलेक्ट करें, है ना भाई। तो टोटल बंदे कितने हैं? 8। और 10 कैंडिडेट में से एक को करेगा tan C1, एक तरीका ये हो सकता है। अच्छा, एक हो सकता है वो किन्हीं 2 को करे, ये भी तो हो सकता है, प्लस tan C2। अच्छा, हो सकता है वो किन्हीं 3 को करे, tan C3। अच्छा, हो सकता है वो किन्हीं 4 को करे, tan C4। क्या इससे ज्यादा कर सकता है वो? नहीं ना, यही तो आंसर था। लॉजिक समझ में आया क्या यार? अब ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में कर दोगे? पक्का सॉल्व तो कर दोगे ना? नोट करो बेटा, फिर अगला क्वेश्चन लिखो, फटाफट फटाफट से नोट करो। अगला क्वेश्चन है, हाँ पूछो पूछो। पहले के लिए 10 ऑप्शन क्यों भाई? बेटा वोटर वोट कर रहे हैं ना, वोटर। मुझे ये बताना है एक वोटर कितने तरीकों से वोट कर सकता है यार? जब वो किसी एक को सिलेक्ट करेगा 10 में से कोई एक, या वो 2 को करेगा या 3 को करेगा या 4 को करेगा, बट इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो टोटल इतने तरीकों से वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है यार। इतनी बात यार, मैं सिंपल से पूछूं कि अगर उसको एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता तो वो कितने तरीके से वोट करता? एक तरीके से। अगर 2 को करना होता तो tan C2। बस अभी वो 4 तक कर सकता है। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा है, जरा ध्यान से समझना। देखो बेटा, बात हो रही है किसकी? मैरिड कपल्स की। किसकी बात हो रही है? मैरिड कपल्स की। तो लिखो भाई 3 मैरिड कपल्स। भाई कितने हैं भाई? 3 मैरिड कपल्स। 3 मैरिड कपल्स। चलो, आर टू बी सीटेड, आर टू बी सीटेड इन अ रो। अच्छा भाई, 3 मैरिड कपल है, उनको एक रो में बिठाना है। हैविंग, देखो आवाज मत करना, बस ध्यान से सीखना। हैविंग 6 सीट्स, और उस रो में सीट्स कितनी है बेटा? 6। इन ना सिनेमा हॉल। आए है, कहां गए हो तीनों के तीनों? सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए हैं 3 मैरिड कपल। चलो भाई, इफ स्पाउसेस, if spouses are to be seated next to each other, in how many ways? In how many ways can they be seated? अपना अपना आंसर लिखो, कोई बोलना मत, दिमाग से सोचो। फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ ways of their sitting if all the ladies sit together। चलो निकालो क्वेश्चन, निकालो आंसर। देखो भाई क्या बोला है, अब बोलना मत, ध्यान से देखना। जिसका हो गया ठीक है, बाकी लेकिन सारे यहां देखो। 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो हैविंग 6 सीट्स इन अ सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल में क्या है? 6 सीटें हैं, उसमें 3 मैरिड कपल बैठ रहे हैं एक रो में। चलो, मतलब 6 बंदे हो गए, है ना। अब पढ़ते हैं, इफ स्पाउसेस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब हस्बैंड वाइफ को एक साथ बैठना। ये बात समझ में आ गई? हस्बैंड वाइफ को क्या बैठना है? एक साथ बैठना है। तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड, तो बताओ वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब तुमने जो भी आंसर लिखा हो मेरे से मैच करना। मैं तुम्हें चीख चीख के इस चैप्टर में एक बात बता चुका हूं कि जिन चीजों को एक साथ बिठाना होता है या एक साथ लाना होता है, उन्हें क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो 3 कपल्स हैं, उन तीनों को एक मान लो, एक मान लो। ठीक है भाई, पहले एक कपल को भी एक मान लो, अगले कपल को भी एक मान लो, और दूसरे कपल को भी एक अरेंजमेंट मान लो, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लो, है ना। लेट्स टेक all 3 couples as a single object। भाई इंग्लिश के लिए माफ करना गलत हो तो,
मैं कहना चाहता हूं कि उन तीनों कपल को, जैसे जो भी कपल है उनको मैंने अलग से एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया, सही है ना? यही बात सही है इंग्लिश की? कोई गलत तो बेटा बता देना, ठीक है भाई? लेट्स टेक ऑल थ्री कपल एज अ सिंगल सिंगल लेटर। तो इसका मतलब मेरे पास कितने कपल थे? तीन। उन तीनों को मैंने एक ही मान लिया। तो अब इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज, number of objects to be arranged, number of objects to be arranged क्या होगा मेरे पास? अब भाई पहले दो को एक मान लिया, अगले दो को एक मान लिया, अब टोटल कितने थे? 6 थे भाई। मैंने पहले दो को एक माना माइनस, अगले दो को एक माना माइनस, अगले दो को एक माना माइनस, +1 +1 +1, समझ गए? वैसे भी तीन ही आएंगे, समझ गए? कितने बन गए बेटा? टोटल 3 ऑब्जेक्ट, समझ गए? आ गई? तो देयरफॉर नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स इन विच स्पाउसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर, जिसमें जो स्पाउसेस है वो एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो ये 3 थे तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, है ना? अब मेरी बात सुनो, क्या ये आंसर ठीक है? नहीं, गलत है। क्यों? जैसे मान लो यहां पर मैं और मेरी वाइफ है, हम दोनों को साथ बैठना है, बट हम दोनों आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। जहां पर मेरा दोस्त और उसकी वाइफ है, ठीक है भाई, और यहां पर अपना शाहरुख और गोरी है, ठीक है भाई। तो भाई ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, और ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट भी तो आएगी। कितनी? इन दोनों की कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। इन दोनों की कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। इन दोनों की कितनी होगी? 2 फैक्टोरियल। आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आया? अब ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कर दोगे पक्का? अच्छा, आगे इसमें एक पार्ट और था, फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ देयर, फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ देयर सीटिंग अरेंजमेंट्स इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर। सीटिंग अरेंजमेंट आएगा यहाँ पर भाई, सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसी कितनी अरेंजमेंट होंगी जहां पे सारी लेडीज एक साथ आ रही है? अब उसमें क्या करेंगे? सारी लेडीज को एक ऑब्जेक्ट मान लूंगा, तो क्या करेंगे? लेट्स टेक ऑल लेडीज एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो देयरफॉर number of objects to be arranged, number of objects to be arranged कितने हो जाएंगे? 6 - 3 + 1 that is 4, है ना भाई? अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच, यहां पे लिख लेना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच लेडीज आर टुगेदर। क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। और इन 4 के अंदर ये जो 3 लेडीज हैं, जो ये हैं, ये तीनों लेडीज हैं, ये तीनों भी तो आपस में अरेंज हो सकती हैं, इनटू 3 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब बोलोगे तो नहीं इस क्वेश्चन को? लॉजिक भी समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ देयर आर 7 boys and 5 girls in a class. If there are 7 boys and 5 girls in a class, then in how many ways they can be seated in a row such that in how many ways they can be seated in a row such that no 2 girls sit together? और अगला था सेकंड पार्ट, all the girls never sit together. All the girls never sit together. दोनों का आंसर आपसे होना चाहिए, निकालो।
चलो भाई, क्वेश्चन क्या था बेटा, मेरे पास क्या है, 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, है ना, 7 लड़के और 5 लड़कियां। उनको इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़की एक साथ ना आए। अब इस वाले केस में हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बॉयज को बिठाते हैं। तो बिठाओ भाई। तो भाई इस वाले केस में मान लो बॉयज, एक बॉय यहां आ सकता है, एक बॉय यहां आ सकता है, 3 4 5 6 7। अब जो गर्ल्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जगह पे आ सकती है ना भाई। इन 8 में से कितनी यूज होंगी, 5। तो पहले केस में लिख लेना बेटा, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इन विच नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो गर्ल्स के लिए 8 पोजीशन है, बट किन्हीं 5 पे बैठेंगी, सही है ना। इनटू बॉयज के लिए 7 पोजीशन है और 7 ही जगह है, तो 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल। क्या कहाँ 3 बैठ सकती हैं, हाँ, नो टू, एक्सक्यूज मी, आप यहाँ प्लीज प्लीज, मैं बेटा आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज आओ बेटा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अच्छा भाई सुनो, बट मैंने बोला कि ना, क्वेश्चन ये था कि नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। तो ये बच्ची कहती है योगिता कि सर 2 नहीं बैठ सकती, लेकिन 3 तो साथ बैठ सकती हैं। बेटा आप एक काम करो, चाय पियो थोड़ी सी, अभी नींद खुलेगी। नहीं बेटा, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है। मैं आपको बेटा बता दूं, जब 2 ही साथ नहीं है तो 3 साथ कैसे हो सकते हैं। कंडीशन ये, कोई भी 2 साथ नहीं होनी चाहिए। चल आगे देख, सेकंड। अच्छा अगला क्या था, ऑल दी गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर, ये निकाल सकते हो। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल अरेंजमेंट। कितने बच्चे हैं, 7 और 5 12, कितनी हो जाएगी, 12 फैक्टोरियल। और उसके बाद निकालेंगे वो वाली अरेंजमेंट जिसमें सारी गर्ल्स एक साथ आएंगी। तो पहले उनको एक मान लें, है ना भाई। लेट्स टेक ऑल गर्ल एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। गर्ल एज अ सिंगल बॉय, लेट्स टेक ऑल गर्ल एज अ सिंगल स्टूडेंट ले लो, ठीक है, एज अ सिंगल स्टूडेंट, या ऑब्जेक्ट लिख दो, बात सेम है। क्या लिख दो, सिंगल ब्लॉक, चलो ठीक है, जो भी लिखना है। तो नंबर ऑफ वेज, बोलना नहीं प्लीज, नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। भाई ऐसे वेज जिसमें सारी लड़कियां एक साथ आ रही हैं। भाई मैंने सारी लड़कियों को एक मान लिया, तो ध्यान देना, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 5 प्लस 1 8। तो ये 8 ऑब्जेक्ट होंगे जब मैं सारी गर्ल्स को एक मान लूंगा, है ना। तो उन 8 की अरेंजमेंट क्या होगी, 8 फैक्टोरियल। अब मैंने सारी गर्ल्स को एक माने, है ना भाई। तो आप पहले, इससे पहले एक लाइन लिखना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 प्लस 1, जैसे हर क्वेश्चन में लिखते आए हैं। अब इसके बाद ये जो गर्ल्स है 5, यार इनकी भी तो अरेंजमेंट होगी, कितना होगा, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ गए। ये वो वाले केसेस आ गए जिसमें सारी लड़कियां एक साथ बैठती। अब क्या निकालना है, वो वाले केस जिसमें सारी एक साथ नहीं बैठती। तो क्या ऊपर वाले में गर्ल्स की अरेंजमेंट नहीं हुई क्या, ये बेटा पी का मतलब क्या होता है, हमारे यहां तो परमुटेशन होता है, नंबर ऑफ वेज इन विच गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स इन विच ऑल गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर। कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी, 12 बच्चे हैं, 12 फैक्टोरियल। इसमें से वो वाली अरेंजमेंट माइनस कर दो जिसमें गर्ल्स एक साथ आती है। बच्चों सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गए सारे, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सबको समझ में आया क्वेश्चन वाला, पक्का आ गया। चलो नेक्स्ट, अगला। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, बोलना मत। क्वेश्चन है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन। आपके पास एक वर्ड है एजुकेशन, आपके पास एक वर्ड है एजुकेशन। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन, हाउ मेनी वर्ड्स यूजिंग 6 लेटर्स कैन बी मेड।
अच्छा, एजुकेशन के लेटर्स को यूज करके मुझे एक वर्ड बनाना है, वो कितने लेटर का है? 6 लेटर का। हाउ मैनी वर्ड्स यूजिंग 6 लेटर्स, यूजिंग 6 letters can be made so that every word contains at least 4 vowels, ताकि भाई हर एक वर्ड में क्या हो, कम से कम 4 वॉवल्स हो। करो भाई, चलो भाई मेरे से मैच करना सॉल्यूशन। अच्छा, आपके पास एक वर्ड है एजुकेशन, ठीक है भाई। इस एजुकेशन को यूज करके आपने क्या वर्ड बनाना है? 6 लेटर का वर्ड बनाना है, और उस वर्ड में कम से कम क्या होने चाहिए? 4 वॉवल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा? 4 वॉवल। अच्छा, इस एजुकेशन में टोटल वॉवल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ वॉवल्स है 5। नंबर ऑफ वॉवल्स 5 है, ए ई आई ओ। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? 4। नंबर ऑफ वोवल्स 5, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 4। ये बात सबको समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ सच वर्ड्स। अब जो मुझे वर्ड चाहिए उसमें कम से कम कितने वॉवल चाहिए? 4। अब एक बच्ची ने आंसर लिखा है बेटा, पता क्या लिखा है? मैं पहले उसका आंसर लिखता हूं। अब समझ में आ गया? पक्का आ गया? वैसे मैं बेटे को पता, वैसे बहुत सारे बच्चे वो आंसर लिख सकते हैं, पहले मैं वो आंसर लिख के दिखाता हूं। मुझे कम से कम 4 वॉवल चाहिए, तो एक बच्चा आंसर लिख सकता है 5P4 into 4P2। ये तो समझ में आ गया, 6 का चाहिए था। 5 में से 4 वॉवल ले लिए, प्लस या 5 वॉवल ले लिए, और 4P1। बहुत सारे बच्चे ने बेटा ये आंसर लिखा, और बच्चे आंसर ये लिखते भी हैं। ये गलत है। हाँ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? वॉवल्स आपस में अरेंज हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज हो रहे हैं, बट जो वर्ड बनाएंगे उसमें तो सारे अरेंज होने चाहिए। तो जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो मैंने क्या बोला है? पहले सिलेक्ट करो और फिर अरेंज करो। मुझे कितने वॉवल चाहिए थे यार? 4। तो 5 में से 4 वॉवल 5C4, और 4 में से एक कॉन्सोनेंट 4C1। समझ गए? और 4C2। हाँ, चाहिए ना, पहले 2, और इनका मुझे वर्ड भी बनाना है into 6 फैक्टोरियल। समझ गए? अब आगे क्या चाहिए मुझे? 5C5, या तो 5 वॉवल into 4C। समझ गए? अब साथ में क्या बना दो वर्ड? कुछ समझ में आया क्या? आ गया अच्छे से? पक्का आ गया? अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लिखना है, ठीक है? और थोड़ा ध्यान से सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा इसमें यार। चलो, क्वेश्चन है, एक सेट है S, द सेट S इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 12। चलो, इज टू बी पार्टीशन into 3 sets, that is A, B and C। चलो, of equal sizes, full stop, such that A union B union C equals to क्या हो? सैंपल स्पेस, एंड A intersection B equals to B intersection C equals to A intersection C is equal to 5. Find the number of ways. Find the number of ways. Find the number of ways to partition S. To partition S. लगाओ दिमाग।
चलो भाई, अब ना बेटा ये ना तुम्हें ये चीज, तुम्हें ये जो क्वेश्चन है तुम्हें बहुत सारी चीज सिखाने वाला है, जहां पर भी चीजों को पार्टीशन करना हो ये आपको सिखाने वाला है, जरा सुनना। अच्छा, मेरे पास एक सेट है, इसको मुझे पार्टीशन करना है, कितने सेट में पार्टीशन करना है? 3 सेट में। इज टू बी पार्टीशन इनटू 3 ए बी एंड सी ऑफ इक्वल साइज। कुछ बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आई है, इसको 3 इक्वल साइजेस के सेट में पार्टीशन करना है, तो हर एक सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अच्छा, ये बात समझ गए? ये बात समझ गए है ना भाई? हर एक में कितने कितने होंगे? 4। और दूसरी बात यहां पे लिखा हुआ है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, किन्हीं भी 2 सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये हमारे लिए अच्छी बात है, जिससे ये क्वेश्चन इजीली होगा। तो आप लिख लेना नंबर ऑफ वेज। देखो भाई जरा ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वेज टू बी पार्टीशन, टू बी रिक्वायर्ड पार्टीशन। अब सुनना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास इसमें कितने एलिमेंट है? 12। अब मुझे ए में कितने एलिमेंट चाहिए? कोई भी 4 ले लो, कोई भी 4 ले लेते हैं। चलो 12C4, ये ए के लिए मान लो या बी के लिए मान लो या सी के लिए मान लो। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब ए में तो 4 एलिमेंट चले गए, अब जो बी में जाएंगे वो क्या हो गए? बाकी बच्चे 8, उनमें से कोई 4 जाएंगे, तो ये बी में चलेगा भाई। किसने बेटा प्लस लगाया था? मैंने देखा था शायद। समझ गए? अब जो सी में जाएंगे, बाकी जो बच्चे 4 वो किसमें चले जाएंगे? सी में चले गए। ये तो इतने तरीकों से मैं इसको 3 इक्वल साइज में डिवाइड कर सकता हूं। आगे बात समझ में पक्का आ गई? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बच्चों जरा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे एनसीएन में से 1 भी होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ गए? अब देखो ध्यान से, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। समझ गए? अब 4 माइनस 4 क्या होता है? 0 फैक्टोरियल, वो तुम्हारा क्या होता है? 1। ध्यान से देखो आंसर कितना आ गया। 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है। अब ये आज एक पता क्या फॉर्मूला टाइप बनाई, कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लो क्वेश्चन एग्जाम में 20 बच्चे, कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। उनको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, हर एक पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए। तो मतलब जब 20 बच्चों को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर एक में कितने बच्चे आएंगे? 5। तो भाई अपन में क्या आंसर देगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 बार, यानी 12 फैक्टोरियल अपॉन और 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की पावर 4। याद हो गया फॉर्मूला? याद हो गया? जैसे मैं एक और बोलूं, मैं बोलूं आपके पास क्या, कुछ बोले लेते हैं, चलो 50 बच्चे हैं, ठीक है? 50 बच्चे हैं, उनको ना 5 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल साइज में। तो हर एक में कितने बच्चे आएंगे? 10। तो ऊपर कितना आएगा? 50 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल पावर कितनी? अबे 5। समझ गए ना? अब ये फॉर्मूला ही समझ में आ गया। अब अगर चीजों को ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? मैं पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? फुल पावर। चलो भाई ठीक है, नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन लिखो, पहले से नोट कर लो। चलो क्वेश्चन है भाई, फ्रॉम 6 डिफरेंट, बोलो नहीं बच्चों, देखो मैंने कोशिश की है कि तुम लोग अपने दिमाग को यूज करके इनको सॉल्व कर सको, ताकि इनको याद ना करो। याद करोगे तो कहीं नया क्वेश्चन आगे फंस जाओगे। अब ये पार्टीशन वाला था डिवाइड, अब याद आ गया ना ग्रुप में डिवाइड करना कैसे है? ऐसे डिवाइड करना ग्रुप में, है ना? चलो आगे क्या था? 4-6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरी। तो पता है बेटा मैथ्स ना ऐसे ही पढ़ना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज। कभी कभार होता होगा कुछ चीजें ऐसी होती जो मैंने समझाई फिर भी कम समझ में आती होगी, तो घर जाकर उनको समझा करो। 4 novels and a dictionary is to be selected. 4 novel and a dictionary is to be selected. And arranged in a row.
and arranged in a row, ठीक है, on the shelf, so that the dictionary is always in the middle, is always in the middle. Full stop. Then find the number of such arrangements. देखो अब ये आपसे होना चाहिए, of such arrangements. करो। अच्छा क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज, बोलना नहीं, फ्रॉम 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज 4 नॉवेल्स एंड अ डिक्शनरी इज टू बी सिलेक्टेड। भाई कितने चाहिए मुझे? 4 नॉवल चाहिए और एक डिक्शनरी। एंड अरेंज्ड इन अ रो ऑन द शेल्फ सो दैट द डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल। समझ गए? 4 डिक्शनरी और 4 नॉवल और एक डिक्शनरी सिलेक्ट किया है और उनको एक रो में अरेंज किया है और कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि जो डिक्शनरी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? बीच में होनी चाहिए। देन फाइंड द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट। तो सॉल्यूशन देखो भाई, सबसे पहले काम करते हैं भाई, लिख लेना नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स। पहले मेरे को क्या चाहिए? 4 नॉवल चाहिए, 6C4, एक डिक्शनरी चाहिए 3C1। अब करनी है अरेंजमेंट। अब जो मुझे अरेंजमेंट करनी है, मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से करनी है कि डिक्शनरी हमेशा बीच में आए। तो कुछ समझ में आया? डिक्शनरी की पोजीशन क्या है? फिक्स। तो भाई डिक्शनरी की पोजीशन तो फिक्स हो गई, बाकी बची 4 पोजीशन और 4 ही ऑब्जेक्ट, 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल। समझ में आया क्वेश्चन? आया समझ में? पक्का? तो बस भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मैंने तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते थे मैंने करा दिए हैं। तो भाई फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो भाई एग्जाम टाइम में ये सारी रिवीजन सीरीज कर जाना, तो इसमें बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।